पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदेश भर में कांग्रेस ने किए धरने प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा सरकार पेट्रोल डीजल से मुनाफाखोरी बंद करे। एक बार नहीं 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट। सोनिया गांधी ने सरकार से बढ़ी कीमतें वापस लेने को कहा। मैं आज मोदी सरकार से ये मांग करती हूँ बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरन वापस ली जाए। सीएम ने कहा मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल से मुनाफा कमा रही है। पिछले 22 दिनों में पेट्रोल 9 रुपए 17 पैसे से ज्यादा महंगा हुआ। डीजल के दाम 11 रुपए 14 पैसे बढ़े। डीजल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में नरमी। क्या खजाना भरने में लगी है केंद्र सरकार? तेल में उबाल, सवाल ही सवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मुझे पी शर्मा। कांग्रेस ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार जारी इजाफे के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। पिछले करीब महीने भर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। डीजल की कीमतें पेट्रोल से आगे निकल गई हैं कहीं कहीं, और आशंका जताई जा रही है कि इसी तरह से दाम बढ़ने का सिलसिला जारी रहा तो ये कीमतें 100 रुपये को पार कर सकती हैं। इसके चलते ट्रांसपोर्टर्स ने परिवहन की कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है और माल भाड़े में 25% तक की बढ़ोतरी का अंदेशा जताया जा रहा है। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो इसके साथ बाजार में महंगाई बढ़ना तय है। भाजपा पलटवार में कह रही है कि प्रदेश सरकार कोरोना के दौर में भी वैट का मोह नहीं छोड़ पा रही है, जिसके चलते कीमतें बढ़ रही हैं। तो इस महंगाई के लिए असल में कौन जिम्मेदार है, या कौन कौन कैसे कैसे जिम्मेदार है? आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी, इन सवालों के जरिए कि क्या ये कब थमेगा आखिर पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला। कोरोना की मार के बाद क्या महंगाई के लिए रहना होगा तैयार? और विपक्ष में रहते महंगाई और सत्ता में आकर लॉजिक क्यों? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज मुकेश पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस डिबेट में। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना शर्मा हैं और शशांक कोरानी जी हैं। आप सेक्रेटरी हैं पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के, डीलर्स एसोसिएशन के। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और मुकेश पारिक साहब, पहले आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल है कि कैसे कांग्रेस जो है वो आज का उसका प्रदर्शन जो था वो बेवजह की राजनीति थी, लोगों को फालतू उकसा रही है, बहका रही है, अनावश्यक मुद्दे को तूल दे रही है, और कांग्रेस की कितनी करनी में अंतर है, ये सब कैसे? मुकेश पारिक साहब। देखिए, ये जो राजस्थान सरकार है, आज हमारे जो भी पड़ोसी प्रदेश हैं उन सब के पेट्रोल के दाम और हमारे पेट्रोल के दामों में 9 से 10 रुपए लीटर का फर्क आता है पेट्रोल और डीजल के भाव में। उसका कारण यह है कि जब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब पेट्रोल पे 27% वैट था और डीजल पे 14 रुपए था। आज पेट्रोल पे 27 से 38 रुपए माननीय अशोक जी गहलोत ने कर दिया और डीजल को 14 से 28% पे कर दिया।
जब ये बड़ी विडंबना है कि जब केंद्र सरकार के बारे में पूछते हैं कि पेट्रोल और डीजल में वृद्धि हो रही है, एक ये सिंपल सा लॉजिक है कि जब पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़े हैं, वैट परसेंटेज के आधार पर है, उस आधार पर रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो उसके बाद ऐसी इनको कहाँ ज़रूरत पड़ गई कि इन्होंने उल्टा अपना वैट घटाने के बजाय उसको बढ़ा दिया, जबकि उससे रेवेन्यू राजस्थान सरकार की काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जब रेट बढ़े तो इनकी भी रेवेन्यू उस वैट के जरिए बढ़ना स्वाभाविक थी। अब जब हम बात करते हैं कि पेट्रोल और डीजल की भाव क्यों बढ़ रहे हैं, देखिए 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय 81 रुपीज और 80 पैसे का पेट्रोल का भाव था, और आज का डॉलर का भाव और उस समय के अगर हम डॉलर के भाव की तुलना करते हैं तो 20 रुपए के आज डॉलर के भाव में फर्क है। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज जब हम आयात करते हैं तो विदेशी मुद्रा में करते हैं, तो आज 20 रुपए का भाव डॉलर के फर्क है। साथ ही साथ उस समय सरकार सब्सिडी भी देती थी। अभी आपने एक बात कही थी कि आपके जो अभी इससे डिबेट स्टार्ट होने से पहले कि डीजल और पेट्रोल के भाव 100 रुपए तक पहुंचेंगे। पेट्रोल के भाव तो 100 रुपए मनमोहन सिंह की सरकार भेज चुकी, 81 रुपए 80 पैसे भाव था, गवर्नमेंट की सब्सिडी थी। और अगर आप डॉलर को देख लें, आज के डॉलर के भाव से और उस समय के डॉलर का भाव कंपेयर कर लें, तो वो पेट्रोल का भाव आज 100 रुपीज के लगभग आता है। तो ये तो 100 रुपए बेच चुके। और महंगाई दर की जब बात करते हैं तो आज ये पेट्रोल बात समझ में आ गई कि जो कांग्रेस हल्ला मचा रही है वो कहीं भी स्वाभाविक नहीं है। हाँ, ठीक है। मुझे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। आपने जो 2 बातें कही हैं उन्हीं दोनों पर ही मेरा सवाल है। आपने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत कम है और राजस्थान में चूंकि वैट ज्यादा है, इस वजह से यहाँ कीमतें ज्यादा हैं। वैट पर भी सवाल कर लूंगा अर्चना शर्मा से, लेकिन आपसे मेरा सवाल यह है कि 2014 में जब आप सरकार में आए थे और आपने पेट्रोल डीजल की कीमत पर कांग्रेस सरकार, तत्कालीन यूपीए सरकार को घेरा था, तो आपका वादा सिर्फ क्या राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने का था? दूसरे राज्यों में भी तो कीमत कम की जानी थी ना। तो राजस्थान सरकार से वैट कम करवा देंगे और वहां पेट्रोल डीजल सस्ता करवा देंगे, ये वादा था क्या? पहली बात। दूसरी बात, आप जो डॉलर की कह रहे हैं उसमें मुझे ये समझा दीजिए, मुकेश जी 1 मिनट सवाल पूरा ले लीजिए मेरा। दूसरी बात मुझे ये समझा दीजिए कि अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है तो क्या इसके लिए तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार जिम्मेदार है या कोई बाहर की सरकार जिम्मेदार है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं, अभी हम जो भाव की बात कर रहे हैं तो मैंने भाव का लॉजिक बताया कि उसका भाव का अंतर क्या है। अभी आपने भाव की बात की, महंगाई दर मैंने आपको बताई। आज आप सिर्फ पेट्रोल डीजल की जब बात करते हैं, अगर आप दूसरी चीजों में जाएं तो उस समय महंगाई की दर 14% की महंगाई की दर थी। उस समय दाल के भाव थे 100 रुपए से 120 रुपए किलो। आज दाल के भाव है 55 रुपए से 70-75 रुपए तक। तो आप वो फर्क नहीं देखेंगे क्या? आज पेट्रोल और डीजल को लेके हम इन सारी चीजों को देखेंगे। आज गरीब के पास, गरीब को दाल अगर सस्ती मिल रही है, गरीब को सब्जी सस्ती मिल रही है, गरीब के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। उस समय वैश्विक कोरोना की कोई महामारी नहीं थी जिसके लिए सरकार को इतने फंड की जरूरत हो। आज हमारे देश की जो सेनाएं हैं उस पर जिस प्रकार से इस सरकार ने अपना बजट बनाया है और सरकार को सुसज्जित किया है, सरकार ने सेना को आधुनिक बनाने के सारे यत्न और प्रयत्न किए हैं, तो ये सारी चीजें अगर आप खाली पेट्रोल डीजल की दर, और आज अब सब में बड़ी जो बात है, आज जो हमारा जीएसटी का रेवेन्यू जो कलेक्शन है, सरकार को जो रेवेन्यू मिलता है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जीएसटी है। जो जीएसटी का आज हमको जो मिल रहा है रेवेन्यू वो मात्र 30% रह गया घट के। जो पहले जितना मिलता था आज उसकी जगह मात्र लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिला करते थे। आज मैं वापस आऊंगा आपसे और मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो लॉजिक आप दे रहे हैं ना, ये तमाम लॉजिक कांग्रेस सरकार भी दिया करती थी और आप इन लॉजिक्स के साथ सत्ता में नहीं आए थे। आपने ये नहीं समझाया था लोगों को कि पेट्रोल डीजल से तो सरकारी राजस्व में उतना ही पैसा पहुंचेगा, लेकिन हम उसका जो वितरण करेंगे वो बुद्धिमत्तापूर्ण करेंगे ताकि लोगों को दाल सस्ती मिल जाए, ताकि सैन्य सामानों के ऊपर हम ज्यादा खर्च कर सकें। आप ये कहकर नहीं आए थे, आप ये कहकर आए थे कि 35 रुपया 40 रुपया पेट्रोल का जो कीमत है वो असल में जस्टिफाइड है, बाकी ज्यादा पैसा लेकर सरकार महंगाई बढ़ा रही है। ये अगर कहकर नहीं आए होते तो कोई झगड़ा आज नहीं होता। अर्चना शर्मा, पहले तो आपको मुकेश पारीक जी की बात पे कुछ कहना है तो बोलिए, फिर मैं सवाल लेकर आता हूं आपके पास। अर्चना शर्मा बोलिए। अर्चना शर्मा नहीं सुन पा रही है। मुकेश जी बोलिए, आप क्या जवाब दे रहे थे, बोलिए।
मेरा सिर्फ ये कहना था कि राजस्थान सरकार आज किस मुंह से ये बात कह रही है कि हमने आज सरकार को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी, वो भी तो इस बात का जवाब दे कि उन्होंने क्यों 10% और 11% टैक्स की दर में वृद्धि की, जबकि पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ रहा है। तो ये भी तो राजस्थान सरकार को जवाब देना पूछेंगे ना कांग्रेस और इस बात को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठेगा। हाँ जी, और जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैंने जो आपको कारण बताया कि जिस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्शन केंद्र सरकार का घटा है, अर्चना शर्मा जी, आप सुन पा रही हैं? अगर अब आप सुन पा रही हैं तो मुकेश पारीक जी का सवाल ये है प्रकार से केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का ठीक रहा, केंद्र सरकार पर ही क्यों फोड़ा जाए? आप लगातार वैट बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी तो एक बड़ा कारण है। अर्चना शर्मा जी, देखिए जेपी जी, सबसे पहले तो ये परिदृश्य समझना पड़ेगा कि कोरोना त्रासदी के समय जिस प्रकार से आजीविका प्रभावित हुई और मैं कह सकती हूँ सरकार जनित आर्थिक महामारी का सामना जनता कर रही थी, उस समय एक विंडफॉल आया कि क्रूड ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत कह सकते हैं औंधे मुंह गिरी और यहाँ तक WTI जो है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएरी, उसका तो ये हालत हो गया कि उसके नेगेटिव में चला गया $40। यानी आप लीजिए, आपको बोनस भी देंगे, लॉजिस्टिक्स भी देंगे, आप उसको स्टोर कर लीजिए। तो जो स्ट्रैटेजिक स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ा ही नहीं, वो सब लेने की क्षमता पैदा की नहीं, और जो क्रूड ऑयल आप जनता को खरीद भी रहे हो बहुत कम दरों में, तो उसको ट्रांसलेट जनता तक किया नहीं। अब ये जो बात करें वैट बढ़ाने की, तो ये इनके राज के समय भी जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ी तो वैट बढ़ा। हर राज्य में एड वॉलरम बोलते हैं इसको, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है, कमोडिटी होती है, उस पे जैसा केंद्र सरकार करती है उसके अनुसार राज्य सरकारें भी करती है। अब राज्य सरकारों की स्थिति तो खस्ता हाल है, उनको फ्रंट लाइन पर जनता के जीवन और उसकी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए आपने छोड़ दिया, कोई सहयोग दिया नहीं, आत्मनिर्भर पैकेज के नाम पर छलावा दे दिया और उस पर यह किया कि कोड़ में खाज का काम करवा दिया, इस तरह से पेट्रोल की दरों को बढ़ाकर, डीजल की दरों को बढ़ाकर। जब ये 2014 में राज में आए थे तो इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार। उसके विपरीत 22 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और डीजल और पेट्रोल पर 820 और 58% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई इन्होंने, यानी 22 बार। तो जनता की जेब पर कितनी बड़ी मार पड़ी इसका एहसास इनको नहीं है। और मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी सुविधा उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़े जो इम्पोर्टर है वो इंडिया ही तो है, सबसे बड़ा इम्पोर्टर क्रूड ऑयल का। ऐसी अवस्था में यदि क्रूड ऑयल इतनी कम दरों में मिल रहा था तो क्यों नहीं उसका फायदा जनता को दिया जाए, और उस समय जब जनता की जेब में पैसा नहीं है। तो आप कैसे इसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं? ऐसी ये बात क्या है कि वैट बढ़ा के राज्य सरकारें क्यों नहीं क्यों उसको कम करके राहत क्यों नहीं देना चाहती हैं? सच्चाई तो है कि राज्य सरकारों की स्थिति बेहद खराब है, बहुत खस्ता हाल है, क्योंकि वो जनता को जो सुविधाएं दे रहे हैं किसी भी स्वरूप में दे रहे हो, उससे जनता के जीवन को भी बचा रहे हैं और उसकी आजीविका को भी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। उस दौर में केंद्र सरकार ने 18 लाख करोड़ ये तर्क तो ये भी देते हैं अर्चना जी, ये तर्क तो ये भी देते हैं कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया। लेकिन अर्चना शर्मा मुझे एक बात समझाइए, एक मिनट अर्चना जी अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक सवाल ले लीजिए बीच में मेरा। आप कह रही हैं कि राज्य सरकार जो है उसी के ऊपर वैट की बात क्यों थोपी जाए? सुनिए, एक मिनट सुनिए, मुकेश जी सुनिए। अर्चना शर्मा, आप जो कह रही हैं कि जब केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो राज्य सरकारें स्वाभाविक रूप से वैट बढ़ा देती हैं, इस वजह से पैसा बढ़ता है, कीमत बढ़ती है, उसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है, तो एक्साइज के पीछे पीछे चल रही है वैट। तो लेकिन अगर पीछे पीछे चल रही है तो मुझे बताइए कि गुजरात में 17% वैट है, पंजाब में 23% वैट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 26% वैट है, दिल्ली में 30% वैट है, मध्य प्रदेश में 33% है और राजस्थान में 38% वैट है। तो अगर उसके पीछे पीछे ही चल रहा है वैट, एक्साइज के पीछे पीछे चल रहा है, अगर उसको फॉलो कर रहा है तो फिर सब जगह एक जैसा होना चाहिए था। अगर इससे हम अपने आप को बरी करना चाहते हैं तो। अर्चना शर्मा जी, देखिए जेपी जी, नहीं बरी नहीं करना चाहते, लेकिन इसका जवाब तो खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने आज विरोधाभासी बयान देकर दे दिया। जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो बोले अंतर्राष्ट्रीय पटल, अंतर्राज्यीय जो रिलेशंस होते हैं इंटरस्टेट, उसके आधार पर ये सब चीजें सुनिश्चित होती हैं। पर जेपी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र बढ़ा रहा है उससे क्यों ना प्रश्न किया जाए? सब कुछ तो सेंट्रलाइज है इस देश में। आज स्थितियां ऐसी कि जीएसटी आने के बाद कुछ ही चीजें जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार हुए थे उस पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं। अर्चना जी, सुनाई उस सवाल से केंद्र सरकार बच नहीं सकती। आपने जो कहा अभी ये बहुत ही महंगाई की मार, ये सवाल मैं मुकेश पारीक से कर चुका हूं और मुकेश पारीक की सरकार को पूरे 5 साल तक इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होता रहेगा अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो। 35-40 का वादा करके आज 90 रुपए और 100 रुपए की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो
तो जेपी शशांक जी कोरानी जी, एक मिनट में आता हूँ वापस आपके पास। शशांक कोरानी साहब, बिल्कुल बढ़ रहे हैं और डीजल की दरें। अर्चना जी बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा जी। अपनी बात। देखिए जेपी जी, जब हम चलिए लोग वापस आऊंगा। राजनीति शशांक कोरानी के जी, दौरान जो बात समझ में आती है, शशांक कोरानी साहब, अर्चना जी वापस आता हूँ आपको। शशांक कोरानी साहब, जो बात समझ में आती है वो ये है कि कोरोना के लॉकडाउन के बाद, और वैश्विक लॉकडाउन था एक तरह से, उसके बाद में क्रूड ऑयल के दाम तो औंधे मुंह गिरने ही थे, औंधे मुंह गिर गए और बीच में एक गैप पैदा हुआ। उसको सरकारों ने एक्साइज के माध्यम से, वैट के माध्यम से भर दिया। उपभोक्ता को उतने ही पैसे वहन करने पड़े लगातार। अब वो जो वापस कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, तो ये लोभ संवरण नहीं हो रहा है या तो कि पैसा आ रहा है तो क्यों छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि कोरोना की वजह से करीब करीब पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है। तो ऐसी स्थिति में सरकारें इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती। ना तो राज्य सरकार वैट छोड़ने को अफोर्ड कर सकती है, ना केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी छोड़ने को अफोर्ड कर सकती है। और ये एक राजनीतिक मोड़ पर मामला आ गया है कि इसका दारोमदार दूसरे आदमी के, दूसरे पक्ष के ऊपर डाल दिया जाए। शशांक कोरानी जी, क्या मैं सही समझ पा रहा हूं इसको? देखिए सर, मैं राजनीति से परे बात करूंगा। मैं एक ट्रेड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मेरा फर्ज है आपको कुछ बेसिक फिगर्स बता दूं मैं जी। और इन फिगर्स का जो इम्पैक्ट है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज पे आता है, जो मैं कहने वाला हूं। डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी मई 2014 में, वो लगभग 3.5 रुपए थी और जून 2020 में ये एक्साइज ड्यूटी जो है 32 रुपए हो चुकी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी। जी। तो पिछले 3.5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए पहुंच चुकी है पिछले 5 सालों में। अब आ जाइए सर पेट्रोल की इसके ऊपर, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर, तो 9 रुपए 20 पैसे का जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 33 रुपए पहुंच चुकी है पिछले 5 सालों में। अब अपन बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, राजस्थान सरकार की। जुलाई 2019 में, अगेन कोरोना से पहले ले जा रहा हूं मैं आपको, 26% पेट्रोल पे था वैट और अब ये 38% है। और डीजल जो है वो 18% था और अब 28% है। तो 10% बढ़ोतरी डीजल में हो चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कुछ रोड सेस इत्यादि लगा रखे हैं। तो अपन कोरोना को ब्लेम कर सकते हैं कुछ हद तक स्लो डाउन के लिए, क्योंकि पिछले कुछ 3 महीने में दोनों सरकारों ने, दिल्ली की सरकार ने भी और जयपुर की सरकार ने भी बढ़ोतरियां करी हैं और काफी तेजी से बढ़ोतरियां करी हैं। पर फैक्ट ये है सर कि फाइनेंशियल जो डिपेंडेंस है वो पेट्रोल डीजल की आमदनी पे बहुत ज्यादा है, टैक्सेशन पे बहुत ज्यादा है। इसी का कारण है कि जो आज की तारीख में लैंडेड पेट्रोल डीजल की कॉस्ट जो लगभग 30 रुपए आती है, वो बाजार में 80 से 90 रुपए में बिक रहा है। जयपुर में जो पेट्रोल की कीमत है वो 87 रुपए, गंगानगर में 91 रुपए है। ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, 4 रुपए तो सिर्फ राजस्थान में ही अंतर है। और आप अपने अड़ोस पड़ोस में यूपी देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए। पंजाब जो कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, अगर अपन राजस्थान से उसकी रेट कंपेयर करते हैं, गंगानगर बॉर्डर लगता है, वहां से 9 रुपए का अंतर है दोनों में। आप यूपी बॉर्डर देख लीजिए, लगभग 81 रुपए की रेट है पेट्रोल की वहां पर और 72 रुपए डीजल की रेट है वहां पर। बिल्कुल, एक दिन पहले हम बैठे थे तो आपने इसमें बताया था कि जो डिपोज हैं उनको बंद कर दिया गया, वो भी एक बड़ा कारण है। डिपो और वो कंपनीज चाहिए था ताकि ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बचता। अभी तो स्थिति ये हो गई है कि डिपो जो चल रहे थे उनको बंद कर दिया गया। अर्चना शर्मा जी, बहुत संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। आप दोनों को मैं 1-1 मिनट आपके पास और मुकेश पारिक के पास आऊंगा। अर्चना शर्मा, मुझे बताइए कि हम पेट्रोल डीजल पे वैट तो चलिए अपनी जगह पे, वैट और एक्साइज तो, लेकिन उसी सड़क पर चलने के लिए टोल भी आदमी दे, जब गाड़ी खरीदे तो रोड टैक्स भी दे, और जब पेट्रोल डलवाए गाड़ी में तो उस पर सेस भी दे। तो सेस, टोल और रोड टैक्स, तीनों चीज़ें एक ही काम के लिए कि आपको इस सड़क पर चलना है, क्यों उपभोक्ता वहन करे? और इस दौर में तो ये उपभोक्ता सोचेगा इस बात को। अर्चना शर्मा जी। देखिए जेपी जी, जब जीएसटी आया था उस समय सब राज्य सरकारों के अप्रीहेंशन थे कि केंद्र सरकार किस प्रकार से इसके डिस्ट्रीब्यूशन को सुनिश्चित करेगी। और आप देख रहे हैं कि निरंतर बीजेपी गवर्नमेंट जब से बनी है और जब से जीएसटी लागू हुआ है, सरकारों का हिस्सा नहीं मिल रहा है। उसके ऊपर ये महामारी का दौर आ गया, तो ऐसे में अपने आप को सस्टेन करने के लिए जो टैक्स लगा सकती है सरकार वो लगाती भी, लेकिन जनता को प्रत्युत्तर में राहत भी देती है। केंद्र में उल्टा चल रहा है,
केंद्र सरकार जो टैक्स लगा रही है उससे अपने एक्सचेकर को भर रही है, राज्य सरकारों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही। और उनसे प्रश्न इसलिए खड़े किए जाने चाहिए क्योंकि उनकी खरीद जनता की खरीद शक्ति 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की जो बात कही, तो ऐसी वो अगर महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्टर्स करें 25% तक बढ़ा देंगे, अगर बढ़ जाती है तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से वापस निकाल लेना नहीं हुआ क्या? और भी बुरी स्थिति ये कि पैकेज तो कुछ ही लोगों के पास पहुंचेगा, ये वापस लेना तो हर आदमी के ऊपर असर डालेगा। मुकेश पारिक साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नहीं जेपी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अर्चना जी के भी जो तथ्य है उसमें सत्यता नहीं है। उन्हीं को लागू करके बाबाई लूट रहे 0.8% जीडीपी का कि एक्साइज के साथ तो बढ़ता है। नहीं, मैं अर्चना जी 1 मिनट मिला है मुझे, मैं अभी जवाब दे देता हूँ। मुझे बहुत कम समय बचा है, बोलिए मुकेश पारिक साहब। अर्चना जी 1 मिनट, हाँ बोलिए। पदाधिकारी बैठे हैं और तब तो स्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी मुकेश पारिक जी, इतनी बॉर्डर विपरीत स्थितियां नहीं थी। आपको केंद्र से पैसा मांगना चाहिए, राजस्थान सरकार का हिस्सा मांगना चाहिए, ना कि टीवी चैनलों पर महंगाई की जो नीति है उसको कालाबाजारी हो रही है बॉर्डर पर। वो एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। हमारे नजदीक के जो प्रदेश हैं उनमें आज 10-10 रुपए लीटर का अगर फर्क आ रहा है, तो हमारे पेट्रोल और डीजल पंप वहाँ सूखे पड़े हैं और वहाँ पर एक तरीके से ऐसा खेल पनप रहा है माफिया का कि वहाँ पर सस्ता पेट्रोल डीजल आके बिक रहा है। ये सरकार को इसको देखना चाहिए। ये बड़ा एक चिंताजनक स्थिति है और पड़ोसी प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की जनता को 9 और 10 रुपये लीटर का जो सरकार दे सकती है उसकी रिलीफ सरकार को इमीडिएट तुरंत देनी चाहिए। प्रदेश की जनता देना चाहिए, कुछ चाहिए। आपके खाते में भी कुछ चाहिए है क्या मुकेश पारिक साहब? और केंद्र सरकार के लिए क्या आपके निर्देश है? हाँ बिल्कुल, हमारे खाते में जो है वो हम सब प्रदेशों को दे रहे हैं। अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये बार एक बात कहते हैं अपने अशोक गहलोत जी की तरह कि हमको कुछ नहीं मिला। आज राजस्थान सरकार ये बताए तो सही कि हमने जो किया है कि उस खाते में से हमने क्या दिया है। आज आप सीधा गरीब के खाते में जा रहा है, सरकार के द्वारा नहीं जा रहा, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। आज सीधे के सीधे सरकार गरीब आदमी आज 3 सिलेंडर जब वो किसी के घर पे जब फ्री जा रहे हैं तो उसको लग रहा है कि आज मुझे केंद्र सरकार ने मिला। जब जनधन खाते में सीधा पैसा आ रहा है तो उस गरीब को लग रहा है कि मेरे खाते में सीधा भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं। सर उस आदमी की भी सोचिए, चलिए हो गया समय, उस आदमी की भी सोचिए, उस वर्ग की भी सोचिए जो ना गरीब की श्रेणी में आता है, ना किसान की श्रेणी में आता है, ना व्यापारी की श्रेणी में आता है, ना उद्योगपति की श्रेणी में आता है, ना सरकारी नौकर की श्रेणी में आता है, ना अधिकारी और नेता होता है, जो इस देश का सबसे बड़ा वर्ग है, जो ऐसी चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसको शायद मध्यम वर्ग कहते हैं। इस पर फिर किसी दिन बहस करूंगा कि वो इस वक्त किस तरह की चिंताएं देखता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।